केस वर्क, ग्रुप वर्क बता चुका हूँ, और उससे संबंधित जितने प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो भी बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों से करवा चुका हूँ। वहीं दूसरी तरफ 8 बजे से जो आप लोगों की क्लास चलती है वो रिसर्च की, और यूनिट नंबर 2 में MPPSC में एक लिखा हुआ है अनुसंधान। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे उसे भी समाप्त कर दूंगा 2-3 दिन में। तो यूनिट नंबर 2 आपको ईजिली और बहुत सरल तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ आपकी क्लासेस चल रही है, 2-2 क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। और साथ ही साथ मैं सोशल वर्क से जितने भी प्रैक्टिस बनते हैं क्वेश्चन प्रश्न, वो भी आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ प्रश्न के आधार पे। और आज मैं उसी क्रम में आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूँ MPPSC का यूनिट नंबर 2 का। प्राथमिक प्रणाली में एक और प्रणाली देखने को मिलती है, वह है सामुदायिक संगठन, सामाजिक सामुदायिक संगठन। सामाजिक संगठन का अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं सामाजिक सामुदायिक संगठन। ठीक है, मैं इस क्रम पर आ चुका हूँ और मैं इसी को स्टार्ट करने चल रहा हूँ आज आप लोगों को। ठीक है, जो भी डाउट वगैरह होगा आप लोग मुझसे अंततः या लास्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने, मैं हर बार जितनी भी क्लासेस स्टार्ट करता हूँ शुरुआत करता हूँ कुछ किताबों के नाम से। KD गाग्रेड करके एक किताब था, मैंने अभी लास्ट टाइम में 2006 का प्रश्न पत्र करवाया था, और आप लोगों से एक प्रश्न ये भी करवाया था ग्रुप वर्क में भी। हाँ बोलिए, हेलो, आवाज़ नहीं जा रही है क्या मेरी? मैंने आप लोगों को जब सोशल वर्क ग्रुप वर्क में पढ़ा रहा था, सोशल ग्रुप वर्क समाज कार्य में, तो वहाँ पर एक प्रश्न आया था और उसमें एक नाम भी आपको ऑप्शन में मिला था KD गाग्रेड करके। तो ये इसका नाम कहीं कहीं आपको ग्राग्रेड करके मिलता है, इस तरीके से ग्राग्रेड। अच्छा, यहाँ पे ये रहा होगा, यहाँ पे ये वाला रहा, गाग्रेड करके मिलता है। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे गंग राडे लिखा हुआ है, वही नाम है ये। गाग्रेड और गांग्रेड ये दोनों नाम एक है। KD 2001 में इसकी एक पुस्तक आई हुई थी, वर्किंग विथ कम्युनिटी एट दी ग्रॉस रूट लेवल करके पुस्तक दी थी इसने। वर्किंग विथ कम्युनिटी, ये प्रश्न में पूछा गया, ऑप्शन में जरूर इसका नाम आता है। किताब का नाम याद रखिए, वर्किंग से है। वर्किंग का मतलब होता है कार्य करने के संबंध में। ठीक है, और KD जी यहाँ पे काम कर रहे हैं कम्युनिटी में, तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं वर्किंग विथ कम्युनिटी एट दी ग्रॉस रूट लेवल के बारे में KD गाग्रेड ने ये पुस्तक लिखी है। ऑथर डनहम तो इम्पोर्टेंट ही हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके इन्होंने पुस्तक दिया था। अच्छा, ये तो कम्युनिटी आप देख रहे हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आप ज़रा मुझे बताइए कि ग्रुप वर्क में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस के लेकर पुस्तक किसने लिखा है? बताइए ज़रा आप लोग मुझे कि ग्रुप सोशल ग्रुप ट्रैकर। शाबाश, बहुत बढ़िया, ये बड़ी अच्छी बात है, आपको याद है। ट्रैकर इज़ द वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है ना, तो ये सारे पता होना चाहिए। जैसे आपको ग्रुप वर्क में ये ट्रैकर का नाम पता है, वैसे ही आपको केस वर्क में पता होना चाहिए बेस्टिक का नाम, और ठीक उसी प्रकार आपको ये नाम भी पता होना चाहिए। ऑथर डनहम बहुत ही फेमस पर्सन है, 28 सिद्धांत इसने दिए हैं, लेकिन उनमें से जो है 7 सिद्धांत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। बट ये प्रश्न 7 सिद्धांत से भी नहीं पूछे गए हैं, ना ही UGC में पूछे गए हैं, ना ही MPPSC में पूछे गए हैं आज तक कभी प्रश्न ये। ठीक है, कि ऑथर डनहम के कितने सिद्धांत हैं, 28 के 28। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पर शायद मैंने लिंक दे रखा है उनको, सॉरी वो PDF दे रखा है 28 का 28 सिद्धांत, तो उसका भी अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को दोबारा से उसको सेंड कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, ये कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके पुस्तक इसने दिया है 1958 में। तो ये बात ध्यान रखना। देखिए 1955 में ग्रुप वर्क में आया था, और 1957 में केस वर्क में सिद्धांत आया था, और 1958 में कहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं कम्युनिटी में। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। टेलिस नाया एक नाम है, टेलिस नाया का नाम ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और ना ही मेयो मार्जोरी का नाम इम्पोर्टेंट है। मुर्रे जी रॉस वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, स्टार ऐसे बनाता हूँ भाई। ठीक है, तो आप भी बना लीजिए ऐसे। मुर्रे जी रॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पुस्तक आई थी, और बहुत ही फेमस पुस्तक है,
लेकिन देखिए इसी पुस्तक को लैपिन BW ने भी लिखा है, लेकिन लैपिन BW का नाम कहीं आता ही नहीं है सोशल वर्क में। यूजीसी ने 2004 से प्रश्न करवा रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा है भाई, कि टेस्टिंग ले रहा है वो, कि कौन से व्यक्ति जो है वो प्रोफेसर लायक है, लेक्चरर लायक है, ठीक है। तो कहीं आप लोगों ने लैपिंग का नाम पढ़ा ही नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लैपिंग का नाम रट्टा मारिए, लेकिन अगर आप एक लेक्चरार हैं तो लेक्चरार के नाते आप लोग, सोशल वर्कर के नाते आप लोग को ये बात याद रखना चाहिए कि जब भी कभी मुर्रे जी रॉस का नाम जुड़ा मिले या उसका नाम आए तो आपके माइंड में वो चीज़ें भी क्लिक हो जानी चाहिए कि लैपिंग BW ने भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की बात की है। बात यहाँ पर थ्योरी एंड प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल की बात हुई है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। और आप देखिए ऑथर डनहम के केवल इसने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की बात की है, थ्योरी गायब कर दिया इसने, और थ्योरी के बारे में चर्चा करता ही नहीं था। ये थ्योरी मीन्स भी सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल मतलब भी सिद्धांत होता है, लेकिन ऑथर डनहम ने केवल प्रिंसिपल के बारे में बात किया है। लेकिन प्रिंसिपल, प्रैक्टिस एंड थ्योरी जहाँ पे तीनों नाम आ जाए तो आप तुरंत सोच लेना वो नाम किसका होगा, मुर्रे जी रॉस का नाम हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, थ्योरी, प्रिंसिपल, प्रैक्टिस। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ उसी क्रम में। समझ में आ रहा है सभी को ना किताबों से बात? बोलिए। तो मैं यहाँ पे याद भी करवाने की कोशिश कर। अच्छा ये देखिए थोड़ा सा ना मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिख दी है और ये आपके काम की नहीं है ना, चलिए इसे छोड़ दीजिए। ये स्पेशल एजुकेशन के लिए मैं कोई मैनेजमेंट लिख रहा था और ये आप ही लोगों को पढ़ा रहा था UGC नेट वाले बच्चों को, तो उसी दौरान बोलते बोलते मैं अपने कॉपी पर भी लिख रहा था, है ना। तो ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर मैं सिद्दीकी के बारे में बात करूँ, HY के बारे में। तो HY सिद्दीकी जी हैं, ये कम्युनिटी वर्क के बारे में बताते हैं। कम्युनिटी वर्क मतलब जो सामुदायिक संगठन है उसके, लेकिन देखो सामुदायिक संगठन के प्रारूप में इसका नाम आता है HY सिद्दीकी का। HY सिद्दीकी जी का कहाँ पर नाम आता है? नाम इसका आता है कम्युनिटी में, जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे या प्रारूप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलता है। लेकिन ध्यान रखना 1999 में कम्युनिटी वर्क के बारे में यह एक पुस्तक लिखा था, ध्यान रखिए। और यह पुस्तक आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं नई दिल्ली, तो नई दिल्ली का मतलब हो जाता है इंडिया का। तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से सिद्दीकी की जो HY पुस्तक थी वो कम्युनिटी वर्क थी, ठीक है। बस आप ये बात यहाँ पे ध्यान रखिए। देखो ठाकरे का RA ठाकरे हैं, MG और फार्ले, ये सारे नाम जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप भूल जाइए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क के बारे में जब बताया था भली भांति तरीके से, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है। फ्रीडलैंडर के बारे में बताया था, मैथ्यू के बारे में बताया था, तो उनके नाम आप याद रखिए, वो आपके काम में आएंगे। यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क के लेकर, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, ठीक है। बाल्डोक पीटर, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और देखो ये सारी के सारी कम्युनिटी की ही पुस्तक है, सारी की सारी, ठीक है। आइफ जिम 1995 में कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेकर, छोड़ दीजिए इन्हें भी, क्रेम W को भी छोड़ दीजिए आप, ठीक है। बस तो ये थे आप लोगों को मैंने जो दिखाया है अभी, ये थे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पुस्तकों के नाम जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी की सारी, पहले एक बात तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज़, सामुदायिक संगठन है क्या चीज़। देखो बेसिकली यह जो है समुदाय प्लस ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन से बना हुआ है। समुदाय किसे कहते हैं, पहले तो आप लोग मुझे ये बता दीजिए, क्या किसी बच्चे को ये बात पता है कि समुदाय किसे कहते हैं? मुझे समुदाय की परिभाषा बताइए कोई बच्चा, समुदाय किसे कहते हैं? बोलिए। चलो ठीक है भाई, और भी किसी का विचार बोलिए, और भी अपने विचार प्रकट करिए। वेरी गुड, ये सबसे अच्छा परिभाषा था कि जब कभी एक निश्चित भू भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बात की जाए तो वह एक प्रकार का रिप्रेजेंट कर देता है आप लोगों को समुदाय। आवाज़ मेरी क्लियर है, स्पष्ट है आवाज़ मेरी? एक बार कंफर्म करिए, आवाज़ थोड़ी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है आप लोगों को। चलिए देखिए
थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए आप लोग ही, क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क तो है भाई क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए, सामुदायिक संगठन का हमने अगर दो भागों में इसको मैं डिवाइड कर दूँ, इसी को एक को अगर मैं समुदाय के रूप में ले लूँ, एक को मैं संगठन के रूप में ले लूँ। और समुदाय आप जानते हैं किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में बात होती है, एक निश्चित भूभाग के बारे में बात होती है। तो जहाँ पर समुदाय वह समाज है जो एक निश्चित भूभाग में रहता है, तो वह समुदाय का रूप दिया जाता है। और समुदाय संगठन के ही अंतर्गत आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी होनी चाहिए कि यह एक प्राथमिक प्रणाली का पार्ट माना जाता है, और साथ ही साथ इसे एक व्यवसाय का रूप भी दिया गया है। और यहाँ पर अगर जो समुदाय है, इस समुदाय की अगर मैं बात करूँ तो सेवार्थी के रूप में कौन सा चीज़ अपनाया जा रहा है, तो सेवार्थी के रूप में जो चीज़ें अपनाई जा रही हैं वो समुदाय को अपनाया जा रहा है। और आप भलीभांति तरीके से जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसी नाते सामुदायिक संगठन में जो समुदाय जो भाग है, जो निश्चित भूभाग है, उसमें रहने वाले जो लोग हैं वह एक रिप्रेजेंट कर देता है कि यह समुदाय होता है। समुदाय बेसिकली दो टाइप को डिवाइड किया गया, एक को कहा गया ग्रामीण समुदाय, एक को कहा गया शहरी समुदाय, ठीक है। और समुदाय को ही मैकाइवर एंड पेज ने एक अपनी बहुत ही फेमस परिभाषा के रूप में जाने जाते हैं कि पूछा जाता है कि जेल को समुदाय माना है, तो जेल को समुदाय किसने माना है? जेल भी एक प्रकार का कम्युनिटी है, एक समुदाय है, और ये बात मैकाइवर एंड पेज कहते थे, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं थोड़ा सा संगठन के बारे में। समुदाय समझ गए होंगे आप लोग, समुदाय दो टाइप का होता है, आप अच्छे तरीके से, आपको भलीभांति तरीके से पता हो चुका होगा। हम अब दूसरी बात कर लेते हैं संगठन के बारे में। संगठन क्या होता है? देखो, जब यहाँ पर अगर मैं संगठन की बात करूँ तो संगठन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि समस्या के समाधान के लिए संगठन बनाया जाता है। समस्या के लिए चलने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं वो संगठन के प्रारूप में आती हैं। तो जब दो से अधिक व्यक्तियों का कोई एक सचेत का मतलब होता है एक्टिव, और एक्टिव संभाविता की बात हो, संभाविता का मतलब जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो रही है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी चीज़ें हैं, उन प्रोबेबिलिटी वाली एक्टिविटी का मतलब संभावित गतिविधियों की व्यवस्था ही एक प्रकार की संगठन कहलाती है। तो जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में या प्रश्न में ऑप्शन में कहीं पर कुछ दिखे संभावित गतिविधियाँ व्यवस्था करती हैं, तो निम्न में से किसको करती हैं? संभावित गतिविधियाँ वो व्यवस्थित करती हैं संगठन को, रिप्रेजेंट करती हैं संगठन को। एक सिंपल लैंग्वेज में, साधारण शब्द में आप संगठन की परिभाषा अगर समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों के वर्ग का जो नाम है वह संगठन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। बस इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। सामुदायिक संगठन पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप लोगों से कि सामुदायिक संगठन में यह जो प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं यह आई कैसे, यह रिप्रेजेंट हुआ कैसे, मतलब लाया कैसे गया सामुदायिक संगठन को। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने नाम सुना होगा 19वीं शताब्दी में दान संगठन समिति का नाम, उसी के माध्यम से इसको क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था, रिप्रेजेंट कर दिया गया था इसको। तो सामुदायिक संगठन का जो दृष्टिकोण था वह एक प्रकार से, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर पश्चिमी देशों से ही ये चीज़ें जो है लागू हो गई थी। पश्चिमी देशों से वो चीज़ें जो है स्टार्ट हो गई थी या आना स्टार्ट कर दी गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उस समय व्यवस्थापन गृह आंदोलन भी था, एक व्यवस्थापन गृह आंदोलन भी था। तो जो व्यवस्थापन गृह आंदोलन था 1880, ये बड़ी दिक्कत करता है यार, इसमें स्क्रीन पर ना पेन ही नहीं चलता है। 1880 के दौरान में इंग्लैंड में प्रारंभ हो गया था व्यवस्थापन गृह आंदोलन, और इन्हीं के माध्यम से क्या किया गया था? पश्चिमी देशों में भी इसका विकास हुआ सामुदायिक संगठन का। तो दो आंदोलन हुए, एक आंदोलन का नाम था धर्मार्थ संगठनकारी, और आस पड़ोस में जो भी सेवा करने वाले लोग होते थे, जो भी एक प्रकार के, अगर मैं बात करूं आपसे कि सर्विंग नेबरहुड के द्वारा व्यवस्थापन गृहों के माध्यम से यूएसए में भी अपना प्रभाव जो था वह एक प्रकार से सकारात्मक रहा, सराहनीय रहा, ठीक है। तो 1880 में भी यूएसए में भी धर्मार्थ संगठनकारी आंदोलन के माध्यम से इस कार्य को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का एक उदय हुआ, एक प्रकार से आप कह सकते हो प्रादुर्भाव हुआ इसका, ठीक है, प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है ये सारी की सारी बातें।
और 1873 में आर्थिक मंदी के कारण सामाजिक समस्याओं में एकत्रीकरण करने का प्रयास किया गया। तो आर्थिक मंदी का जो कारण आया, रिप्रेजेंट हुआ आर्थिक मंदी का कारण, वो 1873 में हुआ। कहाँ पर हुआ? यूएसए में हुआ। और इसमें एकत्रीकरण का प्रयास किया गया, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया इस समुदाय में। तो इसी के माध्यम से यूएसए में 1886 में 1886 में यूएसए में सेटलमेंट हाउस मूवमेंट जो है, जिसको आप कहते हो व्यवस्थापन गृह आंदोलन, यह एक आधारित आंदोलन के रूप में जाना गया। एक आधारित का मतलब हो गया एक सराहनीय रूप में या एक बेस बनाकर जाना गया जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को, वो यूएसए में कब जाना गया? 1886 में जाना गया, 1886 में इसे जाना गया था। तो स्टार्ट हुआ इसका 19वीं शताब्दी में दान संगठन समिति के माध्यम से। सबसे पहले इंग्लैंड में आया, उसके बाद कॉपी किया अमेरिका वालों ने, और धीरे धीरे फिर ये हर जगह पर फैल गया और 19वीं शताब्दी में अपने देश में आया, ठीक है, भारत में। तो ये चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया। इस रूप में सामुदायिक संगठन का तात्पर्य किस समुदाय या समूह में लोगों द्वारा आपस में मिलकर कल्याणकारियों की योजना बनाना या उसके क्रियान्वयन के लिए उपाय या साधनों को निश्चित करना। किसी समुदाय से संबंधित क्रियाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, अतः सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया का मतलब केवल उस प्रक्रिया से है जिसमें समुदाय की शक्ति और योग्यता का विकास किया जाना चाहिए। तो सामुदायिक संगठन बेसिकली है ही है ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर मैं आपसे बात करूँ कि जो सामुदायिक संगठन में जो व्यक्ति हैं, जो लोग रहते हैं, उन लोगों की अपनी आवश्यकता, उद्देश्यों की खोज, इसे इस तरीके से प्राप्त करने के लिए अपने अंदर का विश्वास, इच्छा जब उत्पन्न करते हैं और उत्पन्न करके जब ऐसी क्रियाविधि को संचालित करते हैं तो वह कहलाती है आपका सामुदायिक संगठन। तो भौगोलिक क्षेत्र आपको पहली बात याद रखनी है, दूसरी बात समाज की आवश्यकता, तीसरी बात समाज कल्याण के साधन। और जब आपने समाज की आवश्यकता और समाज कल्याण के साधन के बीच में सार्थक और प्रगतिशील समायोजन करने की प्रक्रिया को आपने स्थापित कर दिया तो वह एक प्रकार से कहलाएगा सामुदायिक संगठन। वह एक प्रकार का क्या कहलाएगा? आपका सामुदायिक संगठन। अब इसी सामुदायिक संगठन में मेजर का नाम आता है, बोगार्ट्स का नाम आता है, मैकाइवर पेज का नाम आता है। मैकाइवर पेज की काफ़ी परिभाषा है। समुदाय जो है एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा के बारे में कौन बात करता है भाई? मैकाइवर पेज बात करता है। बोगार्ट्स कहता है कि समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें हम की भावना होती है, तो बोगार्ट्स का नाम आता है। मैकाइवर का नाम अगर मैं बात करूं तो ये मानता है कि समुदाय एक साथ सेवा करना होता है। समुदाय एक प्रकार का जेल माना है इसने। समुदाय वह सामाजिक जीवन है जिसमें जीवन का क्षेत्र शामिल है जो समस्त, या मैं आपसे बात करूं सामाजिक या सामंजस्य जैसी गतिविधियों में लाना या उन सामंजस्य की कुछ मात्राओं की पहचान कर जाना, यह क्रियाविधि कहलाती है सामुदायिक संगठन। सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए आप कि समुदाय वह समूह है एक निश्चित भूभाग में जहाँ पर व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें हम की भावना होती है। तो आप ऐसे ही आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। मैं अब बात करता हूँ परिभाषा के बारे में। अब परिभाषा से आपका क्लियर हो जाएगा कि सामुदायिक संगठन होता क्या है। देखिए मैकलीन की परिभाषा यहाँ पर 1991 में 1991 में मैकलीन ने अपनी परिभाषा में सामुदायिक संगठन को क्या बोलते हैं, देखो ध्यान समझिए। मैकलीन की परिभाषा किसी को पता है क्या? कोई बताना चाहेगा मुझे मैकलीन की परिभाषा क्या कहती है? कोई कहना चाहेगा मुझे मैकलीन के बारे में? चलो चलो अच्छा, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनिए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए सामुदायिक संगठन एक कार्यात्मक और भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पे समाज कल्याण आवश्यकता और समाज कल्याण साधनों के बीच में प्रगतिशील और अधिक प्रभावशाली समायोजन लाने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया मानता है। और इसके उद्देश्य समाज कार्य के उद्देश्यों के अनुरूप होता है क्योंकि इसका प्राथमिक ध्यान बिंदु व्यक्ति की आवश्यकता और उसको पूरा करने के माध्यम से प्रावधान करता है जो प्रजातांत्रिक जीवन का मूल्यों में अनुरूप होता है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी परिभाषा। मैकलीन सीधा सीधा आपको ये याद रखना है इसकी परिभाषा में
यह एक प्रकार से ये बताना चाहता है कि यह एक बृहद समाज है, एक बड़ा समाज है, ठीक है। और समाज कार्य के अभ्यास के तरीकों में जब आप सामुदायिक संगठन का काम करेंगे तो उस समुदाय की व्यवस्थाएं और उसकी आवश्यकताएं, समस्याएं, आवाज़ क्लियर है मेरी? बताइएगा, मेरी आवाज़ क्लियर है? ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक बृहद स्तर, बृहद का मतलब बड़ा होता है समुदाय, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि समुदाय में आपको व्यवस्थाओं का ध्यान रखना है। तीसरी बात, आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है, ठीक है, तीसरी बात। चौथी बात, समस्याएं, मुद्दे, चिंताएं इत्यादि चीज़ों को हमें केंद्र बिंदु रखना है। ये आपका केंद्र बिंदु होगा, ये मैकलिन कहता है। और जब आप उनकी आवश्यकता को, उनकी समस्याओं को, उनके मुद्दे को, उनके समुदाय की व्यवस्था को, आप साथ ही साथ समाज कल्याण साधनों को, जब इन दोनों में सामंजस्य आप लेकर आ जाते हैं या सामंजस्य आपने बैठा लिया है, तो इसी उद्देश्य से जो समाज कार्य का उद्देश्य है प्राथमिक प्रणाली में सामुदायिक संगठन का, उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना ही सामुदायिक संगठन कहलाता है। एक व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए समाज कल्याण साधन की आवश्यकता हो सकती है, और इन दोनों का सामंजस्य बैठा लीजिए। अब जब आप इन दोनों का सामंजस्य बैठा लेते हैं तो आप उद्देश्य की तरफ चलते हैं, और वो उद्देश्य एक प्रकार का समाज कार्य का उद्देश्य होता है। और उन्हीं उद्देश्यों को बखूबी ढंग से जब आप उसको प्राप्त कर लेते हैं या अचीव कर लेते हैं या उपलब्धि कर लेते हैं, लोगों को समाज कल्याण या समाज की मुख्य धारा से जोड़ देते हैं, तो वह एक प्रकार से कहलाता है आपका सामुदायिक संगठन। ये सिंपल लैंग्वेज में इसकी परिभाषा था सामुदायिक संगठन का, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, मैकलिन की परिभाषा थी ये, ठीक है। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से सामुदायिक संगठन में अपनी परिभाषाओं के बारे में जिक्र किया है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्रम लेता हूँ। क्या मैकलिन की परिभाषा आपको पता चल चुकी है? बताइए जरा, क्या मैकलिन की परिभाषा आपको पता हो चुकी है? चलिए ओके। सामुदायिक संगठन का जो मतलब होता है वो होता है कि व्यक्तियों की आवश्यकता की पहचान की जाए और साधन, समाज जैसे उसकी आवश्यकता की जब पहचान हो जाएगी तो हमें साधन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें उन साधन के साथ और उस व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने का एक समायोजन करने की प्रतिक्रिया होती है, समायोजन करने की एक प्रतिक्रिया होती है। तो ऐसी प्रतिक्रियाओं को जब आप स्थापित कर लेते हैं तो वह एक प्रकार का कहलाता है सामुदायिक संगठन। बस आपको ये ध्यान रखना। दूसरी परिभाषा देखिए, दूसरी परिभाषा से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिंडेमैन की एक और परिभाषा, पहले में तो उसने बोला कि भाई आवश्यकता वगैरह को ध्यान में रखिए। दूसरी परिभाषा 1921 में क्या कहते हैं कि सामुदायिक संगठन सामाजिक संगठन का वह स्तर है जिसमें समुदाय के द्वारा चेतन प्रयास किए जाते हैं और मतलब तथा होता है, और जिसके द्वारा वह अपने मामलों का प्रजातांत्रिक ढंग से नियंत्रित करता है तथा अपने विशेषज्ञों जो संगठनों या संस्थाओं और संस्थाओं से जाने पहचाने अंतर संबंधियों के द्वारा उसकी उच्च कोटि की सेवा प्रदान की जाए। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सामुदायिक संगठन वह क्रियाविधि है जिसमें चेतन प्रयास किया जाता है। चेतन, जहाँ पर आप सक्रिय हैं, जहाँ पर आप वाद विवाद के माध्यम से उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, और यह गतिविधियाँ आप कर रहे हैं प्रजातांत्रिक ढंग से। और प्रजातांत्रिक ढंग से जब लोगों को आपने नियंत्रित कर दिया तो उनमें जो भूमिका हुई विशेषज्ञ और सोशल वर्कर और
विभिन्न प्रकार के चिकित्सक, हर एक फील्ड में चिकित्सक भी होते हैं अलग अलग तरीके के, वो चिकित्सक, और जो संगठन है उसकी भी भूमिका, जो संस्थाएं हैं उसकी भी भूमिकाएं, उनके जाने पहचाने और अंतः संबंधियों का मतलब होता है एक प्रकार से जहाँ पर आप इंट्रा रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके उच्च कोटि की जब आप सेवा देते हैं समुदाय के लोगों को, तो आप वहाँ पर कहते हैं कि यह एक प्रकार का सामुदायिक संगठन है। मैं यह गतिविधि संगठन के माध्यम से, संस्था के माध्यम से और संस्थान के माध्यम से जब मैं किसी को ये प्रोवाइड करूँगा प्रविधि, या किसी उसको समाज कल्याण या समाज कार्य के माध्यम से उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ूंगा, तो यह एक प्रकार का कहलाएगा सामुदायिक संगठन। और आप ध्यान, इतनी बात आपको रखना है यहाँ पर कि आप इसे सेवाएं जो देंगे वो एक साथ देने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक साथ का मतलब हुआ प्रजातांत्रिक ढंग से दे रहे हैं। प्रजातांत्रिक का मतलब सभी लोगों को एक साथ नियंत्रित कर रहे हैं। तो जब सभी लोगों को एक साथ नियंत्रित कर रहे हैं और सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वह एक प्रकार से लिंडेमैन की क्या कहलाती है, परिभाषा कहलाती है सामुदायिक संगठन। लिंडेमैन की क्या कहलाती है, सामुदायिक संगठन की परिभाषा कहलाती है। इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताइए जरा एक बार, बोलिए एक बार। ये लिंडेमैन का जो नाम है आप याद रखना, इसकी एक किताब का नाम था, और इसकी किताब का नाम था द कम्युनिटी एसोसिएशन। द कम्युनिटी एसोसिएशन, आप ध्यान रखना, है ना, कम्युनिटी एसोसिएशन इसकी पुस्तक का नाम था। ये प्रजातांत्रिक ढंग से देता था, नियंत्रित करता था। एक साथ नियंत्रित करने की जो क्रियाविधि है वो लिंडेमैन की परिभाषा बताती है। बस एक लाइन में आप ऐसे याद रख सकते हो, प्रजातांत्रिक ढंग से नियंत्रित करने को सामुदायिक संगठन कहा, किसने, लिंडेमैन ने कहा है। बस इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हो, ठीक है। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, चलिए देखिए यहाँ पर नाम आ रहा है पेटिट का। अच्छा, लिंडेमैन का आपका तो वही क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पेटिट का, तो देखिए ये कहते हैं कि सामुदायिक संगठन एक समूह के लोगों की उसकी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानने और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने, सहायता करने के रूप में जो उत्तम प्रकार से परिभाषित किया जाता है, वह एक प्रकार की क्या है, सामुदायिक संगठन है। आप यहाँ पर ये समझिए कि जो पेटिट का नाम है, ये पेटिट महोदय क्या कहते हैं, कहते हैं कि समूह के लोगों की सामान्य आवश्यकताओं की पहचान करिए और उन्हीं के आवश्यकताओं की पहचान करके उसकी पूर्ति कर दीजिए, वह सामुदायिक संगठन हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये भी सामुदायिक संगठन कहते हैं पेटिट के महोदय। तो आप यहाँ पर ये भी परिभाषा याद रख सकते हैं। बहुत सरल परिभाषा आपका पेटिट का है, मतलब समूह के लोगों की, ठीक है भाई, सामुदायिक संगठन में, और सामान्य जो आवश्यकताएं हैं, जो एक नॉर्मल आवश्यकताएं सबके होती हैं, उन आवश्यकताओं की पहचान कर लीजिए, फिर उसकी पूर्ति कर दीजिए, उसकी क्या कर दीजिए, पूर्ति कर दीजिए। वही आपका क्या हो जाएगा, सामुदायिक संगठन हो जाएगा। बस सिंपल लैंग्वेज में। नाम आप देख रहे हैं सैंडरसन एंड पोल्सन का नाम, आप लोगों ने नाम सुना होगा सैंडरसन एंड पोल्सन का नाम। सैंडरसन और पोल्सन ने सामुदायिक संगठन में इसने अपने कुछ उद्देश्य या लक्ष्यों को भी रखा है, ठीक है। और ये कहता था ये कि सामुदायिक पहचान की चेतना जागृत करिए, पहली बात। दूसरी बात कहता था कि संपूर्ण आवश्यकताओं की संतुष्टि करें। तीसरी बात कहता था सामाजिकरण के साधन के रूप में सामाजिक को सम्मिलित करिए। तो सामुदायिक संगठन का जो उद्देश्य था, समूहों और व्यक्तियों के बीच में ऐसे संबंध को विकसित करना था जहां पर एक साथ मिलकर कार्य करने योग्य बन सके लोग, और सुविधाएं और संस्थाओं का निर्माण प्रतिपादित हो सके। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सामुदायिक संगठन का उद्देश्य समूह तथा व्यक्तियों के माध्यम से संबंध को विकसित करता था। पहली बात तो सामुदायिक संगठन जो है वह उद्देश्य उसका ये था कि समूह के रूप में और व्यक्तियों के मध्य में सामंजस्य करने की बात करता था। फिर कहता था कि ऐसी सुविधा दीजिए जहाँ पर समस्या का निर्माण करने और
उन्हें बनाए रखने के लिए एक साथ कार्य करने में सहायता मिल सके। अब आप ये ऐसा मत सोचिए कि समस्याएं बनी रहें, समस्याएं बनी रहने की बात नहीं यहाँ पर है। बात यह है कि समूह और व्यक्तियों के बीच में एक ऐसे संबंध को विकसित किया है और उन्हें एक साथ मिलकर कार्य करने के योग्य बना सके, जिससे सुविधाएं और संस्थाओं का निर्माण हो सके। तो सुविधा और संस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसका निर्माण किया जा रहा है। और ऐसी सुविधाएं जो संस्थाओं के ऐसे सुविधा जो संस्थाओं का निर्माण के प्रतिपादन में एक अहम भूमिका निभाए, जहाँ पर मौलिक मूल्य होने चाहिए, जहाँ पर समुदाय के सभी सदस्य के साथ कल्याण की बात हो सके, ठीक है। तो ये परिभाषा थी इसकी परिभाषा में समूह और व्यक्ति के बीच में संबंध स्थापित करना था, पहली बात। दूसरी बात ये थी उसका कि इसने क्या बोला, इसने कहा कि एक साथ मिलकर हम समस्या का क्या करें भाई, समाधान करें। ये थी इसकी कोटेशन, एक प्रकार की परिभाषा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है सैंडरसन और पॉल्सन का, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी आप लोग इसका नाम से उद्देश्यों में नाम इसका पढ़ेंगे, ठीक है। एक नाम है डनहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है डनहम, और डनहम के बारे में आप लोगों को मैंने अभी चर्चा भी कर दिया कि डनहम के अंतर्गत कौन सी किताब भी आती है। बुक का कौन नाम बताएगा डनहम के, चलो बताइए जरा मुझे, इसकी पुस्तक का नाम बताइए। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, वेरी गुड। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की बात इसने किया है, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो समझाना है डनहम के अकॉर्डिंग, ये परिभाषा इसकी। देखो डनहम के सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, ये कहता है कि जो एक भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में समाज कल्याण साधनों का समायोजन लाने का प्रयास था इसका। भौगोलिक क्षेत्र में इसका समाज कल्याण साधनों में समायोजन लाने का प्रयास था इसका, डनहम का। बात समझ में आ रही है? डनहम की परिभाषा बताइए, बोलिए एक बार। हाँ देखो, समाज कल्याण साधन, समाज कल्याण साधन, देखो यहाँ पर समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन का अर्थ है एक भौगोलिक क्षेत्र से या कार्य क्षेत्र के समाज कल्याण साधनों में समायोजन लाने तथा बनाए रखने की प्रक्रिया से है। तो कहने का मतलब ये था कि समाज कल्याण तो आप ऐसे नहीं कर लेंगे, उसके साथ आपको कुछ चाहिए, रिसोर्सेज, कुछ किट चाहिए, वो किट भी होना चाहिए, टूल जिसको बोलते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में उपकरण। तो समाज कल्याण साधन में समायोजन मतलब उसके आधार पे होना, समस्याएं जैसी हों, जैसे मान लीजिए आप स्पेशल एजुकेशन के हिसाब से अगर स्पेशल चाइल्ड वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको स्पेशल चाइल्ड वाले बच्चे के लिए स्पेशल टीचिंग मेथड भी होने चाहिए, स्पेशल टीचिंग मेथड भी होना चाहिए। तो इन दोनों में बात कर रहा है कि समाज कल्याण साधनों में समायोजन लाने को बनाए रखने की प्रक्रिया होती है। तो जो जब व्यक्ति की आवश्यकता भी और साथ साथ साधन भी होंगे तो वह यह जो प्रक्रिया है एक प्रकार की यह रिप्रेजेंट कर देती है आपकी सामुदायिक संगठन की। तो यह एक प्रकार का जो प्रक्रिया है यह सामुदायिक संगठन की है, ठीक है। तो डनहम ने माना है, तो डनहम ने सामुदायिक संगठन को एक प्रक्रिया माना है और कहा है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में समाज कल्याण साधनों में समायोजन लाने का जो प्रयास होगा वह सामुदायिक संगठन कहलाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फ्रीडलैंडर, हालांकि फ्रीडलैंडर की परिभाषा सोशल वर्क में आपको भली भांति तरीके से पता है फ्रीडलैंडर क्या बोलता है। फ्रीडलैंडर देखिए, समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन को समाज कार्य की एक ऐसी प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया है। बोला है उसने कि एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर समाज कल्याण आवश्यकता और समाज कल्याण साधन के बीच स्थापित को दोनों बात यहाँ पर सुनना, बशर्ते आप देख लीजिए वहाँ पर डनहम ये कह रहा था कि समाज कल्याण साधन में समायोजन लाइए, और इसने यहाँ पर बोल दिया कि समाज कल्याण की आवश्यकता भी होगी और समाज कल्याण के साधन भी होंगे। इन दोनों के बीच में एक सार्थक और प्रगतिशील समायोजन की प्रक्रिया होनी चाहिए। जब इन दोनों के बीच में समायोजन की प्रक्रिया होगी तभी वो कहलाएगी सामुदायिक संगठन। और ये बात कहते थे कौन? फ्रीडलैंडर, ठीक है।
चलिए आगे हम बात कर लेते हैं रॉस महोदय। देखिए रॉस महोदय में सामुदायिक संगठन के कार्यकर्ता के द्वारा समुदायों की सहायता करने की प्रक्रिया कहा है, और सामुदायिक संगठन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज कार्यकर्ता अपनी अंतर्दृष्टि एवं निपुणता का प्रयोग करके समुदाय, जहाँ पर भौगोलिक और कार्यात्मक को, अपनी अपनी समस्याओं को पहचानने और उसके समाधान करने हेतु कार्य करने में जो सहायता देता है वह एक प्रकार का क्या कहलाता है, सामुदायिक संगठन कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में रॉस कहते हैं कि जिसके द्वारा समुदाय के लोग अपनी आवश्यकता और उद्देश्यों की खोज करते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास और इच्छा का उत्पन्न होना अत्यंत आवश्यक है। और वह एक प्रकार का अत्यंत, जैसे मैंने कहा कि विश्वास और इच्छा वह अंतर्दृष्टि और निपुणताओं का प्रयोग कर देता है। ठीक है, अब मैं आपको एक परिभाषा यहाँ पे देखो ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूँगा और तीनों को एक साथ बताना चाहूँगा। देखो मेरी बात को ध्यान सुनिए। मैंने एक तरफ लिख दिया डनहम, एक तरफ लिख दिया मैंने डनहम। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, परिभाषा आपको याद हो जाएगी ऐसे ही। दूसरी तरफ आपको लिखना है फ्रीडलैंडर, तीसरी तरफ आपको लिखना है रॉस महोदय। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको मेंस में भी लिखने का है तो भी आप इन्हीं तीनों का नाम लिखो, और ये तीन परिभाषा अगर आपको याद होगी तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आपको याद है। ठीक है भाई, अब देखिए, अब सभी में आप अपने मन से जोड़ दीजिए प्रक्रिया। बात को ध्यान से समझिएगा तभी आप समझ पाएंगे इसे तीनों में। अच्छा, मैंने प्रक्रिया क्यों लिखा है यहाँ पर, देखो सामुदायिक, अच्छा ये बात तो डनहम ने भी कहा है कि सामुदायिक संगठन, आप ऐसे परिभाषा बनाने की सोचिए एक बार कि सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है, बस। अब यही बात फ्रीडलैंडर में भी लिख दीजिए, सामुदायिक संगठन एक प्रकार की प्रक्रिया है, सामुदायिक संगठन एक प्रकार की प्रक्रिया है, ये रॉस महोदय, ये तीनों लोग कहते हैं प्रक्रिया प्रक्रिया। ठीक है, बात समझ में इतनी आई। दूसरी पॉइंट डनहम में लिखे। अब ध्यान सुनिए, डनहम क्या कहते हैं। डनहम में एक कीवर्ड्स है, मैंने कहा था समाज कल्याण संसाधन में समायोजन। समाज कल्याण, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, समाज कल्याण और साथ साथ समायोजन, संसाधन में समायोजन, संसाधन में समायोजन, ये डनहम कहते हैं, बस। तो अब इतनी परिभाषा आप समझ जाइए कि सामुदायिक संगठन में या सामुदायिक संगठन का तात्पर्य है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में समाज कल्याण साधनों का समायोजन लाने का प्रयास कौन करता है, तो सीधा सीधा आप कह देना डनहम कहता है। अब इसकी परिभाषा, अब देखो फ्रीडलैंडर को आप यहाँ पर ध्यान सुनिए। अच्छा, भौगोलिक क्षेत्र की बात करूँ तो भौगोलिक क्षेत्र आप इसमें भी लिख लीजिए, जैसे प्रक्रिया आपने लिखा, और भौगोलिक क्षेत्र इसमें भी लिखिए। और आप जानते हैं समुदाय भौगोलिक क्षेत्र है ही है, इससे कोई दो राह नहीं है, भौगोलिक क्षेत्र है ही है। ठीक है, आप तीनों में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं फ्रीडलैंडर की बात करूं, फ्रीडलैंडर क्या बोलता है कि समाज की आवश्यकता लिखिए, इसकी समाज की आवश्यकता बनाइए एक तरफ, और दूसरी तरफ आप कह दीजिए कि समाज कल्याण साधन, यहाँ पर दूसरी तरफ साधन लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक तरफ इसने क्या कहा है, समाज की आवश्यकता, और दूसरी तरफ इसने क्या बोला है, समाज कल्याण के साधन। अब इन दोनों के बीच में समायोजन हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है समायोजन हो रहा है, यहाँ पर क्या है समायोजन, और इसी समायोजन में सार्थक होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए। और जब ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो यह प्रतिक्रिया समायोजन की होती है, और यही समायोजन क्या कहलाता है आपका, आप सामुदायिक संगठन कह सकते हैं इसे, सामुदायिक संगठन। फ्रीडलैंडर भौगोलिक क्षेत्र माना है, समाज की आवश्यकता माना है, और समाज कल्याण का साधन माना है, यह आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये बात। रॉस का देख लीजिए, रॉस ने क्या कहा है कि ये कहते हैं कि एक आवश्यकता, और ये फिर आवश्यकता किसके बोल रहे हैं, समाज की आवश्यकता, तो फिर समाज लिखिए इसमें, इसका कॉपी कर लीजिए यहाँ पर, फ्रीडलैंडर का कॉपी कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप लिख लीजिए यहाँ पर कल्याण, और इसी कल्याण का मतलब इसने बोला था उद्देश्य, इसने क्या बोला था, उद्देश्य बोला था, रॉस ने क्या बोला, उद्देश्य बोला था। ठीक है, जब इसी समाज की आवश्यकता और उद्देश्य की जब खोज कर लेगा, उद्देश्यों की खोज कर लेगा, तो यही खोज क्या बन जाता है, एक प्रकार का सामुदायिक संगठन बन जाता है, बस। तो आप यहाँ पर तीन परिभाषाएं जो है, तीन लोगों का नाम आसानी से याद कर सकते हैं।
डनहम कहते हैं समाज कल्याण साधन में समायोजन। फ्रीडलैंडर कहते हैं कि समाज की आवश्यकता समाज कल्याण के साधन के बीच में सार्थक और प्रगतिशील समायोजन की प्रक्रिया। और रॉस कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो आवश्यकता और उद्देश्यों की खोज इसे खोज जो है इसे प्राप्त करने के लिए विश्वास और इच्छा उत्पन्न होता है। जहाँ पर खोज करने के लिए इस इच्छा और विश्वास जब उत्पन्न होता है तो वह एक प्रकार का सामुदायिक संगठन कहलाता है। ये बात थी डनहम की। बस 3 लोगों की परिभाषा आपको याद ही रखनी है बस। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इससे यहाँ पर देखिए एक परिभाषा आप देख रहे हैं मैकलिन का। मैकलिन महोदय क्या कहते हैं? मैकलिन महोदय कहते हैं कि समाज कल्याण सामुदायिक संगठन व्यक्तियों और उसकी आवश्यकता से संबंधित है। बस ये मैकलिन की परिभाषा हो जाएगी। अब इस परिभाषा को देखो, मैं बताऊं आपको, यहाँ पर व्यक्तियों समाज कल्याण और आवश्यकता मैच कर रहा है। आवश्यकता और समाज कल्याण मैच कर रहा है ये दोनों। और ये दोनों मैच किससे कर रहे हैं भाई? फ्रीडलैंडर से। तो जब कभी भी समाज कल्याण और सामुदायिक संगठन में व्यक्तियों और उसकी आवश्यकताओं से संबंधित हो तो आप मैकलिन को लगा देना। लेकिन फ्रीडलैंडर कहा था कि इनके बीच सार्थक और प्रगतिशील परिवर्तन की प्रक्रिया माना था फ्रीडलैंडर। ठीक है, सार्थक और प्रगतिशील प्रक्रिया माना था उसने, लेकिन यहाँ पे प्रक्रिया नहीं मानी गई है। नेक्स्ट, जॉन्स एम डिमॉर्क। देखो इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये बोलता है एक प्रकार से कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में जो संतुलन होना चाहिए वह कहलाता है आपका सामुदायिक संगठन। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में संतुलन पाया जाना जॉन्स और डिमॉर्क का परिभाषा है सामुदायिक संगठन की। एक है कैसिडी। कैसिडी क्या बोलता है कि संस्थान के संचालन के अनिवार्य अनुभाग पर नागरिकता को नियंत्रण कर देना। आप ध्यान सुनिएगा, संगठन के जो संचालन है उसके अनिवार्य अनुभाग, जो भी कार्य संस्था के होते हैं, उन अनिवार्य अनुभागों पर नागरिकों का नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। और यह कैसिडी की परिभाषा है सामुदायिक संगठन में, यह आप ध्यान रखना। और रॉस महोदय एक दूसरी परिभाषा ये इनकी है कि संस्था के उद्देश्य और कार्य विधि ऐसी हो जहां सदस्यों को मान्यता मिले या मान्य हो। बस जहां सदस्यों की मान्यता दी जा रही हो और ऑप्शन में रॉस का नाम लिखा हो। तो कम्युनिटी से प्रश्न पूछा गया है, आप समझ जाना। सदस्यों की मान्यता की बात हुई हो, ठीक है, और रॉस ऑप्शन में है तो कम्युनिटी से प्रश्न है ये। तो ये परिभाषा थी आप लोगों के लिए, ये परिभाषा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य देखिए, यहाँ पर हार्पर एवं डनहम ने, यहाँ पर हार्पर एवं डनहम ने क्या बोला है? पहली बात तो मैं एक हार्पर के बारे में बता दूँ। हार्पर एक विद्वान है जिन्होंने समाज कल्याण को निरंतर अधिक से अधिक साधन और सामुदायिक आवश्यकताओं के बीच में समायोजन बनाने का प्रयास किया है। हार्पर ने क्या कहा है, ये परिभाषा भी आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि समाज कल्याण निरंतर अधिक से अधिक संसाधन हो और सामुदायिक आवश्यकताओं के बीच उनको प्रभावी समायोजन बनाने का प्रयास किया जाए। तो यह एक प्रकार से आपका हार्पर की परिभाषा कहलाएगी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले आवश्यकता की खोज होनी चाहिए, फिर सामुदायिक आवश्यकता की क्षमताओं का रोकथाम होना चाहिए, फिर उसके बाद उसने कहा कि संसाधनों की आवश्यकता होनी चाहिए, संसाधनों तथा आवश्यकताओं को परिसंबंध बताया था एक प्रकार से, और फिर उसके बाद उसने बताया कि बदली हुई जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को बेहतर सामना करने के उद्देश्य से निरंतर आपको पुनः समायोजित करना चाहिए। और पुनः समायोजन एक प्रकार से हार्पर का उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो 4 बातें, एक आवश्यकता की खोज, दूसरी बात आवश्यकता और क्षमताओं का रोकथाम। अच्छा, आवश्यकता और क्षमताओं का रोकथाम करने का मतलब था यहाँ पर ये कि सामुदायिक आवश्यकता और अक्षमताएं जो होंगी,
अक्षमता का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, अवांछनीय, उनका रोक करना है, साधनों तथा आवश्यकताओं के परिसंबंध को बनाना है, यह आपका तीसरा। और बदलती हुई आवश्यकताओं को बेहतर समझाना या उसका सामना करना, एक प्रकार से ये आपकी परिभाषा बन जाएगी हार्पर की। तो ये परिभाषाएं आप लोगों को याद रखनी है, यह हार्पर के द्वारा। डनहम 1939 में ये दोनों मिलकर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के दौरान नियुक्त की गई एक लेन कमेटी थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है यूजीसी में कि लेन कमेटी कब आई है, और ये लेन कमेटी के एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो जिक्र किसने किया है, तो हार्पर एवं डनहम ने किया है। और लेन कमेटी आई कब है, 1939 में। क्लियर हो गया ये बात, 1939 में आई है ये कमेटी, लेन कमेटी। क्लियर है, बताइए। हाँ, तो लेन कमेटी आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सामुदायिक संगठन के सामान्य उद्देश्य क्या क्या थे। एक तो आप देखिए आवश्यकताओं की खोज करना या उसकी परिभाषित कर देना, या एक आपका सामान्य उद्देश्य माना गया था। ठीक है, तो सामान्य उद्देश्य में सामुदायिक संगठन का अगर उद्देश्य प्रश्न बनाया जाए या पूछा जाए तो उद्देश्य है क्या, तो आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं भाई, तो उसके उद्देश्य जो हैं वह आवश्यकता की परिभाषित करे और आवश्यकताओं की खोज करे, तो यह एक प्रकार का उद्देश्य था। ठीक है, तो सामुदायिक विकास और सामुदायिक संगठन के मध्य एक दार्शनिक आधार था। ठीक है, दोनों का जो उद्देश्य था वो लोगों का एक सुखमय जीवन या एक सुखी जीवन जीने के समर्थ बनाने की बात करता था। दोनों का सामान्य जन में तथा आत्मनिर्धारण के अधिकारों पर विश्वास था, या विश्वासों की बात करता था, जहाँ पर दोनों लोगों की आवश्यकताओं को हल करने में सहायता करने पर बल देता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट कहता है आपका कि सामाजिक आवश्यकताओं और अयोग्यताओं का रोकथाम करना। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था ना 4 बातें, तो देखिए सामान्य आवश्यकताएं वही हो जाएंगी, है ना। साधनों और आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण करना, बदलती हुई आवश्यकताओं को और अच्छी तरीके से पूरा करने में साधनों का पुनः समायोजन करना, यानी एक प्रकार से पुनर्वासित करना, ये एक प्रकार का क्या था, हार्पर का और डनहम का उद्देश्य के अंतर्गत रखा गया था। वहीं सामुदायिक संगठन के द्वितीयक उद्देश्य बनाए गए ये द्वितीयक उद्देश्य, जहाँ पर ठोस नियोजन और प्रयास के लिए एक पर्याप्त वास्तविक आधार प्राप्त करना होता है और उसको बनाए रखना होता है। मतलब एक को ठोस नियोजन का प्रयास होगा और पर्याप्त वास्तविक आधार प्राप्त करना होगा और उसको बनाए रखना होगा। दूसरी बात कहता है कि कल्याणकारी कार्यक्रमों और सेवाओं का आरंभ करना होगा, विकसित करना होगा। उनमें अशोधन का मतलब था एक प्रकार से परिमार्जन को लेकर, परिमार्जन जिसको मॉडिफिकेशन बोलते थे। ठीक है, और जिससे साधनों की आवश्यकता के बीच समायोजन स्थापित करना था, ये द्वितीयक था। तो यानी एक प्रकार से सेवाओं को आरंभ करना, विकसित करना और उसमें परिमार्जन करना, साधनों की आवश्यकताओं के बीच में समायोजन लाना, ये चीज़ें थी। समाज कार्य के बीच में अगर मैं बात करूं तो उसके स्तर को ऊंचा उठाना, व्यक्तिगत संस्थाओं में प्रभाव में वृद्धि करना, परस्पर संबंधों में सुधार लाना, सुविधाजनक बनाना, समाज कल्याण कार्यक्रम सेवाएं प्रदान करना, संगठन समूह व्यक्तियों के बीच समन्वय लाने का प्रोत्साहित करना, यह एक प्रकार का द्वितीयक उद्देश्य माना गया था सामुदायिक संगठन का। समाज कल्याण संबंधी समस्याएं, आवश्यकताएं और समाज कार्य उद्देश्य, कार्यक्रम, प्रणाली, विषय में जनता में ज्ञान विकसित करना। ठीक है, तो चाहे कल्याण के संबंध में समस्याएं हो या आवश्यकताएं हो या उसके उद्देश्य हो या कार्यक्रम हो या प्रणाली हो, उसके विषय में जनता को क्या करना है, जागरूक करना है। और समाज कल्याण संबंधी क्रियाकलाप के प्रति जनता का समर्थन और सहभागिता का विकास करना, ये भी एक प्रकार से मान जाएगा आपको। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सैंडरसन और पॉल्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए उसके भी सिद्धांत हैं। सामुदायिक पहचान की चेतना जागृत करना होता है, उद्देश्य यही है। संपूर्ण आवश्यकता की संतुष्टि होता है। समाजीकरण के साधन के रूप में सामाजिक सम्मिलित को वृद्धि करना होता है और सामुदायिक आत्मा और भक्ति भावना द्वारा सामाजिक नियंत्रण को प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो यह है एक प्रकार से आपने जो देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, उद्देश्य है। नंबर 5 नंबर का जो उद्देश्य था इनका ये उद्देश्य था कि संघर्ष को रोकना है, कुशलता एवं सहयोग में वृद्धि लानी है और समुदाय के अवांछनीय प्रभाव को रोकना है या उससे रक्षा करनी है वांछनीय प्रतिक्रिया की। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा। और सामान्य आवश्यकताओं को पता लगाना है आपको,
संस्था और समुदायों के सहयोग देना है। और एकात्मकता का मतलब होता है एकत्रीकरण प्राप्त करने का साधन का विकास करना है, नेतृत्व को विकास करना। ये आप ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे सैंडरसन और पॉल्सन का है, ठीक है। तो ये जितने मैंने अभी आपको बताए ये सारे के सारे उद्देश्य हैं, ये सारे के सारे उद्देश्य थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देखा आप लोगों ने कि सामुदायिक संगठन है क्या चीज़। सामुदायिक संगठन एक प्रकार से समझने के लिए हमें समुदाय के बारे में जानना पड़ता है, जहाँ पर एक निश्चित भौगोलिक सीमाओं में निवास कर रहे जो लोग हैं उनके अंतर्गत जितने भी सदस्य आ रहे हैं वो एक सामुदायिक भावनाएं पाई जाती हैं उसमें। तो जब कभी समूहों का निर्माण में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पारस्परिक चेतना या अंतरक्रिया के द्वारा जब हम कोई भी क्रिया विधि करते हैं या कोई क्रियाशील करते हैं तो मनुष्य अपना जीवन अकेले ना व्यतीत करके वह समूह में या समुदाय में व्यतीत करने लगता है। तो और ऐसे में हमें एक साथ सेवाएं प्रोवाइड करनी पड़ती है, हमें एक साथ सेवाएं देनी पड़ती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 19वीं शताब्दी में लाया गया था ये, 1880 में इंग्लैंड में आया था, 1886 में यूएसए में आया था, 19वीं शताब्दी में कहाँ पर आया था, ये इंडिया में आया था। और ध्यान रखना दान संगठन समिति के माध्यम से, ठीक है। और जहाँ पर समाज की आवश्यकता और समाज कल्याण के साधनों के बीच में जब सार्थक और प्रगतिशील समायोजन की प्रक्रिया जब कोई संचालन करते हैं तो वह एक प्रकार का सामुदायिक संगठन कहलाएगा आपका, जिसमें लोग समुदायों के माध्यम से अपनी आवश्यकता और उद्देश्यों की खोज करते हैं। तो इसे प्राप्त करने के लिए उसके अंदर एक विश्वास और इच्छा का शब्द जो है जागृत होता है। और इसी शब्द को हम या रिलेट करते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का सामुदायिक संगठन है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में समाज कल्याण साधनों और समायोजन लाने का जो प्रयास करता है वह एक प्रकार का आपका क्या कहलाएगा, सामुदायिक संगठन कहलाएगा। सामुदायिक संगठन प्राथमिक प्रणाली है, व्यवसाय के रूप में जाना गया है और यहाँ पर जो समुदाय है वह एक सेवार्थी के रूप में भूमिका निभा रहा है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्लास हम लोग रखते हैं और कल मैं इसके आगे आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पर आपका उद्देश्य जो है समाप्त हो चुका है, ठीक है। आगे आपका आएगा सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, ठीक है भाई। बाकी अगर कोई किसी को डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछिए, आप डाउट क्या क्या हैं आप लोगों के।